गोपालगंज पर पटना में सियासी तकरार। राबड़ी आवास पर ही रोका गया काफिला। पुलिस और आरजेडी में जोर आजमाइश। चार घंटे तक कार में कैद रहा लालू परिवार। ट्रिपल मर्डर पर आरजेडी का रिवर्स गियर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जरा सोचिए, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, उसका इलाज सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नहीं है। ऐसे हालात में भी सियासत के लिए यह सब कुछ मायने नहीं रखता। आज पटना में आरजेडी ने गोपालगंज में मर्डर को लेकर जमकर सियासी धमाचौकड़ी मचाई, जिसमें सामाजिक दूरी का सिद्धांत ताक पर रख दिया। पटना का 10 सर्कुलर रोड, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी का आवास। पार्टी विधायकों के साथ गोपालगंज मार्च पर निकलने से प्रशासन ने आरजेडी नेताओं को रोका और फिर शुरू हो गई सियासी ड्रामेबाजी। तेजस्वी यादव अलग गाड़ी में सवार थे, जबकि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव दूसरी गाड़ी में। लेकिन समर्थकों की ऐसी भीड़ जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को खुलेआम ठेंगा दिखाया। बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करने वाले लोग क्या ये तस्वीरें देख रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष की नहीं है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा हो तो उसको रोका जाए? तो ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना है राबड़ी देवी के आवास के बाहर। किस तरीके से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो कैंप किए हुए हैं और तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं। दूसरी गाड़ी में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके का माहौल बना है। हाई वोल्टेज ड्रामा राबड़ी देवी आवास के बाहर में। न्यूज 18 ने जब राबड़ी देवी से सवाल पूछा कि ये नियमों का उल्लंघन है, तो तर्क गोपालगंज के क्रिमिनल का दिया गया और निशाना नीतीश सरकार पर साधा गया। सारा दुनिया जनता है, मर्डर किया वही जुलूस निकाला, बिना मास्क के, बिना हेलमेट के घुमाया पूरा गोपालगंज में जुलूस निकाला। ये आंख से नहीं लौक रहा है सरकार को, चाहे पब्लिक नहीं देख रहा है कि क्या गुंडागर्दी है। माँ बोली तो बड़े बेटे तेज प्रताप कहाँ चुप रहने वाले थे। कह दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन क्रिमिनल ने किया है, हमने नहीं। हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम रहने वाले हैं। हम लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, क्रिमिनल जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया। 1000 मोटरसाइकिल कहाँ से निकाला? सवाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर उठे तो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी आया। सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को अपने ही पार्टी के विधायकों को कोरोना फैलाने से बचने की नसीहत दी। 53-54 दिन अज्ञात प्रवास में रहे। प्रवास के बाद राजनीति का एजेंडा तय किया, तो माननीय विधायक का क्या कसूर है? उनको क्यों संक्रमित करना चाहते हैं? ये हाल तब है जब गुरुवार को ही तेजस्वी ने न्यूज 18 के कैमरे पर साफ कहा था कि मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। हम लोगों ने शुरू से देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। हम लोगों ने बाकायदा जो है सरकार के दिशा निर्देशों को भी माना है। चाहे विधानसभा बजट सत्र हो, उसमें भी हम लोगों ने समर्थन किया। हमारी बेरोजगारी यात्रा थी, उसको रद्द किया। हमारी प्रशिक्षण शिविर थे, उसको रद्द किया। जो तय कार्यक्रम थे पहले से भी, उसको भी रद्द किया। हर एक चीज़ का पालन किया। कोई मीटिंग नहीं की 2 महीनों में। गोपालगंज मार्च की इजाजत नहीं मिलने से खफा आरजेडी नेताओं ने कोरोना बंदी के नियमों को ताक पर रख दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। क्या संक्रमण के दौर में सियासत की यही मर्यादा है? नियम, कायदे और कानून को ठेंगा दिखाना ही क्या नेता प्रतिपक्ष का काम है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट।
और वो आपको दिखाते हैं सुबह से कब क्या हुआ। आरजेडी विधायकों के राबड़ी आवास पहुंचने से लेकर तेजस्वी के विधानसभा अध्यक्ष से मिलने तक कब क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। गोपालगंज का ट्रिपल मर्डर मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। शुक्रवार की सुबह से ही सियासत का पारा चढ़ा हुआ था और राबड़ी आवास के बाहर विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुबह ठीक 8 बजे पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायकों का पहुंचना शुरू हुआ। एक एक कर विधायक राबड़ी आवास में दाखिल हुए। हालांकि पटना से बाहर कई विधायकों को पुलिस ने उनके अपने अपने क्षेत्रों में ही रोक दिया। आधे घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ मंथन शुरू किया। गोपालगंज के लिए आरजेडी ने रणनीति बनानी शुरू की। सुबह तकरीबन 9 बजे पटना में राबड़ी आवास के बाहर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद थी, क्योंकि प्रशासन की ओर से तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। सुबह 9:30 बजे राबड़ी आवास को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था, ताकि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन न हो। सुबह 10 बजे तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से बाहर निकले। राबड़ी आवास से बाहर विधायकों का भी पूरा जमावड़ा था। माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका था। सुबह 10:05 तेजस्वी के बाद राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी गाड़ी से निकले और समर्थकों के बीच सियासत को खूब हवा दी। सुबह 10:10 पटना पुलिस ने आरजेडी के काफिले को जाने से रोक दिया, जिसके बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोपहर तकरीबन 1 बजे बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए तेजस्वी, तेज प्रताप और बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह विधानसभा पहुंचे और स्पीकर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। जाहिर है शुक्रवार को सियासत पूरी तरह से सरगर्म रही। आरजेडी के तेवर बता रहे हैं कि गोपालगंज के मुद्दे को वो अभी और हवा देगी। मतलब गोपालगंज के बहाने कोरोना काल में सियासत फुलटूस होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब जरा खबर को समझिए। चुनाव को देखते हुए विपक्ष को दरअसल बड़े मुद्दे की तलाश थी। ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू का एमएलए आरोपी है और जिनकी हत्या हुई वो यादव समाज से आते हैं। यादव आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं और लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी, आपको याद होगा। लॉ एंड ऑर्डर आरजेडी की कमजोर नब्ज है और ट्रिपल मर्डर के जरिए आरजेडी इसी मुद्दे पर सरकार को जेडीयू को घेरने की पूरी कोशिश में है और साथ ही जातीय गोलबंदी की सियासत भी साधने की कोशिश। एक तरफ गोपालगंज मार्च की इजाजत आरजेडी को नहीं मिली तो दूसरी ओर मार्च को लेकर महागठबंधन में ही दो फाड़ नजर आ रहा है। हम और आरएलएसपी ने तेजस्वी के स्टैंड पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं लालू के समधी और पार्टी विधायक चंद्रिका राय ने भी तेजस्वी पर सियासत चमकाने का आरोप लगाया। एक घटना को इशू नहीं बनाना चाहिए, घटनाओं को इशू बनाना चाहिए। विरोधी दल के जो हमारे नेता हैं वो अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे हैं। उनके जो गुरु मंत्र देने वाले लोग हैं, वो लोग जो लालू जी को जेल भिजवाए हैं, जो कभी गरीबों के बारे में सोच नहीं सकता, वो आदमी उनके आज बने हुए हैं। वे लोग अगर दिशा निर्देश देंगे तो जो हालत आज तेजस्वी प्रसाद जी की है, जिसके चलते आप भी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल के घेरे में जाते रहेंगे। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सबकी आवाज को बुलंद करना आपको चाहिए और मुझे लगता है किसी एक जाति विशेष पे सीमित नहीं रहना चाहिए। चाहे भूमिहार की बात हो या यादव की बात हो, चाहे किसी समुदाय की बात हो, सबका जिक्र, जिनकी भी हत्या हुई है, सबका जिक्र आप विधानसभा सत्र में करने का काम करें। ऐसा लगता है जैसे बेचैनी में घूम रहे हो, मुद्दा की तलाश में घूम रहे हो। चुनाव आते आते धड़कन बढ़ रही है। 5 साल तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं, मगर अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। मैं समझता हूं कि वर्स्ट पुलिसिया राज का एक अद्भुत उदाहरण है,
इतनी चुस्ती और मुस्तैदी आपने अगर उस अपराधी को पकड़ने में दिखाई होती तो आज ये नजारा ही ना होता। आगे बढ़ते हैं। कोरोना मंदी में घर वापसी की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज होती जा रही हैं। इसमें कई कहानियां मजदूरों के खुद के संघर्ष की है तो कई सरकार के प्रयासों की। इन्हीं कहानियों में से एक है लेह से रांची की हवाई यात्रा। घर वापसी के इस दौर में हमने प्रवासी मजदूरों की बेबसी की कई तस्वीरें देखी हैं। उनमें पैदल यात्रा की मजबूरी और संघर्ष भी है तो बस और ट्रेनों में संतुष्टि वाला सफर भी। लेकिन घर वापसी के इस अध्याय में हवाई यात्रा का भी पन्ना आखिरकार जुड़ ही गया। लद्दाख के लेह से 60 मजदूरों को हवाई जहाज से झारखंड लाने का अभियान अब पूरा हो गया है। लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार से भी हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे। दरअसल लद्दाख के बटालिक में झारखंड के कई मजदूर सड़क निर्माण कार्य में लगे थे, लेकिन अचानक कोरोना बंदी की वजह से वहीं फंस गए। ऐसे में मजदूरों को फ्लाइट से लाना एक बड़ी चुनौती थी। लद्दाख मिशन की सफलता के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अंडमान अभियान को लेकर भरोसा दे रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि देश में सबसे पहले अगर प्रवासी मजदूर आए होंगे तो वो भी हमारे ही राज्य में आए थे और ट्रेन भी हमारे ही राज्य में सबसे पहले पहुंची। सीएम ने बताया कि अब तक करीब 4.5 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं और जब तक मजदूरों के आने का सिलसिला जारी रहेगा सरकार उन्हें सुविधा मुहैया कराती रहेगी। हेमंत सरकार का लद्दाख मिशन सफर करने वाले मजदूरों को हमेशा गुदगुदाता रहेगा, क्योंकि इस यात्रा ने उन्हें आंसू के बदले हंसी और गम के बदले खुशियां दी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल झारखंड ने दूसरों के लिए एक नजीर भी पेश की है। सरकार की ओर से मजदूरों को पहली बार एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र और राज्य की सहमति से मजदूरों की वापसी मुमकिन हुई है और अब तक 4 लाख मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है झारखंड में। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद से धीरे धीरे भारतीय रेलवे अपनी सेवाओं को शुरू कर रहा है। हालांकि इसके साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए और यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे अपने नियमों में बदलाव कर कई नए नियम भी ला रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, जिनमें से 22 ट्रेनें बिहार होकर गुजरेंगी। लंबे इंतजार के बाद 1 जून से पूरे देश में 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से भी खुलेंगी। ये सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जनरल कोच में सफर करने के लिए भी यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। 1 जून से हम पूरे देश में 200 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी रेलगाड़ियां हैं वो बिहार से आरंभ होंगी और अपने गंतव्य स्थानों तक जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 जोड़ी रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो बिहार से होते हुए गुजरेगी। जो हमारा नॉर्मली अनरिजर्व क्लास का जो डब्बा हुआ करता था उसमें भी सेकंड सिटिंग क्लास में आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। रेल महकमा ट्रेनों के परिचालन को लेकर काफी सतर्क दिख रहा है। यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए खास तैयारी की गई है। साथ ही रेलवे यात्रियों से केंद्र की एडवाइजरी मानने की भी गुजारिश कर रहा है। रेल टिकट की बुकिंग IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए काउंटर से भी हो रही है। इस बार वेटिंग पर यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं यात्रियों से अपील करता हूं कि जब कभी वो यात्रा के लिए आएं तो जो अपनी सुरक्षा के लिए आप हैंड सैनिटाइजर अवश्य अपने साथ में रखें, फेस मास्क अवश्य पहनें। साथ ही साथ अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप अवश्य उसमें डाउनलोड कर लें और ये सहायक होंगी। साथ ही साथ आप स्टेशन पे, आरंभिक स्टेशन पे जो आपका यात्रा यहाँ से प्रारंभ करना है, कम से कम 90 मिनट पहले आप अवश्य आ जाएं। लंबे इंतजार के बाद अगले 1 जून से ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर होने लगेगा, लेकिन कोविड-19 के संरक्षण में यह यात्रा कई मायनों में अलग होगी। अब पैसेंजर्स को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दौर से गुजरना होगा। रेलवे ने भी यात्रियों से यह अपेक्षा की है कि यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और 10 बातें यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हां, अगर आपने भी 1 जून या उसके बाद का टिकट लिया या लेने वाले हैं तो यात्रा से पहले जरूरी बातें जान लीजिए। यात्रा के दौरान सैनिटाइजर आपको रखना होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, यह अनिवार्य है। 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा। बगैर रिजर्वेशन, कंफर्म रिजर्वेशन के आपको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, यात्रा की परमिशन नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट आपको बुक करना होगा और वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की परमिशन नहीं है। 120 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकेंगे आप। तत्काल और करंट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। 31 मई सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट मिलेंगे, जो कि 1 जून की होगी। 1 जून से पार्सल बुकिंग भी शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। जब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचेगा तब तब वो मुंह की खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जवानों के जज्बे के सामने वो हमेशा से पस्त हुआ है। जांबाज जवानों ने पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग फेल कर दी। 40 किलो से अधिक आईईडी से लदी कार से जवानों पर हमले के मंसूबे को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और अब सीमा पार से की गई उस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को डराने के थे मंसूबे, जवानों को उड़ाने की थी साजिश, देश को दहलाने की थी प्लानिंग। देश की निगहबानी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस साजिश के पर खच्चे उड़ा दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर सेंट्रो कार का मालिक कौन है? कौन लोग दहशत फैलाना चाहते हैं? अब ऐसे सवालों से भी पर्दे उठने लगे हैं। इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने आतंक के लिए इस्तेमाल किए गए सफेद सेंट्रो कार मालिक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का भाई है ये, नाम है हिदायतुल्लाह मलिक। इसके पिता का नाम एबी मलिक है। ये आतंकी शोपियां के शरदपोरा गांव का रहने वाला है और जुलाई 2019 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। कश्मीर पुलिस पहले ही कह चुकी है कि साजिश के पीछे मुख्य रूप से जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी उसकी मदद कर रहा था। हम लोगों को इत्तला था कि जैश-ए-मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया। आपको बता दें कि साजिश के निशाने पर एक बार फिर सीआरपीएफ ही थी। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले में करीब 45 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस बार सीआरपीएफ के 400 जवान थे आतंकियों के निशाने पर। इस हमले के लिए पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में हिजबुल चीफ सैयद सलालुद्दीन के साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कई बड़े कमांडरों ने हिस्सा लिया था। शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें इस हमले का रावलपिंडी कनेक्शन जुड़ने लगा है। हमले में जिशान पाशा नाम के एक हिजबुल कमांडर का नाम भी सामने आया है और माना जा रहा है कि इस पूरी साजिश का खाका उसी ने खींचा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो कोरोना की वजह से सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स के जवानों की अदला बदली होनी थी। एक ही मूवमेंट में दोनों बलों के जवान शामिल होने थे, जो कश्मीर से जम्मू जाने के लिए तैयार थे। सुरक्षा कर्मियों के उसी मूवमेंट के लिए विस्फोटक के साथ कार को तैयार किया गया था। बता दें कि साजिश की उस सेंट्रो कार को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी आदिल चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नौकरी के नाम पर विज्ञापन कंपनियों के फर्जीवाड़े पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रिलायंस और जियो के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप क्विकर और ओएलएक्स कंपनियों पर लगा है, जिसने रिलायंस के नाम पर फर्जी विज्ञापन निकाला था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों को तत्काल ऐसे विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि धोखाधड़ी वाले विज्ञापन से रिलायंस कंपनी के इमेज को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट में रिलायंस कंपनी की ओर से मामले पर आपत्ति जताई गई थी। रिलायंस ने सबूत के तौर पर 4 विज्ञापनों के लिंक भी कोर्ट में पेश किए थे।
जिसके बाद OLX कंपनी ने कोर्ट में भूल सुधार किए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। क्या कोरोना ने आपको बदल दिया है? क्या इस वैश्विक महामारी के बाद की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है? ऐसे सवाल हम नहीं बल्कि आपके उस जवाब से उठने लगे हैं जो नेटवर्क 18 के सर्वे में सामने आए हैं। ये सर्वे आपसे जुड़े सवालों को लेकर किए गए हैं, तो जानते हैं कि नेटवर्क 18 के किस सवाल का दर्शकों ने क्या जवाब दिया है। पहला सवाल लोगों के सफर से जुड़ा हुआ था, मसलन आप कब करेंगे ट्रेन या हवाई यात्रा। जवाब में 57% लोगों ने इस साल यात्रा करने से बचने की बात कही। फिलहाल सफर से इनकार करने वाले लोगों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, जबकि केरल सबसे नीचे। दूसरा सवाल मनोरंजन से जुड़ा हुआ, देखिए सवाल नंबर 2 मनोरंजन से जुड़ा हुआ, आप सिनेमा हॉल जाना पसंद करेंगे, मसलन क्या इस साल आप सिनेमा हॉल जाना पसंद करेंगे। जवाब में 61% लोगों ने सिनेमा हॉल जाने से बचने की बात कही। बता दें कि सिनेमा हॉल जाने से इनकार करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा यानी 78% लोग महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन सबसे कम यानी 34% लोग तेलंगाना के हैं। सर्वे का तीसरा सवाल लोगों की खाने पीने की आदत से जुड़ा हुआ था। सवाल नंबर 3 क्या आप बाहर खाना या वहां से मंगाना कम करेंगे। जवाब में 66% लोगों ने खुद ही खाना पकाने को तरजीह दी है। अपना खाना खुद पकाने वाले में सबसे ज्यादा 69% लोग हिंदी पट्टी के हैं, जबकि सिर्फ 31% गुजराती लोग घर पर खाना बनाना पसंद किया है। सवाल नंबर 4 चौथा सवाल था कि क्या अब आप किसी अनजान शख्स से हाथ मिलाना पसंद करेंगे। इसके जवाब में 74% लोगों ने हाथ मिलाने से इनकार किया है, जबकि 4% लोगों ने हाथ मिलाने की बात कही। पांचवा सवाल नंबर 5 सवाल पूछा गया कि आपके मुताबिक कौन सबसे बेहतरीन कोरोना योद्धा साबित होगा। इसके जवाब में 70% लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर भरोसा जताया, जबकि पुलिस पर 10% और सफाई कर्मियों पर 14% लोगों ने भरोसा जताया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।